7 अगस्त जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन अमल करने का ऐलान किया था, उस ऐलान को 30 साल हो रहे हैं और 30 साल के मौके पर हम लोग ये कार्यक्रम ले रहे हैं और इसका रिव्यू कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि हम लोगों ने इस दौरान क्या हुआ और किस तरह से अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का इस्तेमाल करते हुए अदर बैकवर्ड क्लासेस के ही विरोध में अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का ही उपयोग किया, उनके विरोध में इस्तेमाल किया। ये जानकारी अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, उन लोगों को जानकारी नहीं है। इसलिए इसके बारे में हम लोग आज कुछ जानकारी लेने देने की कोशिश करेंगे, जानकारी इसकी विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें हम लोगों के साथ, ओबीसी के साथ में क्या हुआ। क्योंकि ये आरक्षण का विषय है और इसलिए इस विषय को समझने के लिए आरक्षण के इतिहास को थोड़ा जानना और समझना जरूरी है। ज्योतिराव फूले के द्वारा प्रशासन में हमारे लोगों को हिस्सेदारी होनी चाहिए, इसकी बात 19वीं शताब्दी समाप्त होने के पहले उन्होंने जो राजा भारत में आया था उसको लिखित रूप से मेमोरेंडम देने की कोशिश की। उस मेमोरेंडम में उन्होंने ये बात उठाने की कोशिश की और वहां से ये सिलसिला शुरू होता है। इसलिए वहां से हम इस बात को शुरुआत मानते हैं। 2 जुलाई 1902 को छत्रपति शाहू महाराज ने अपने संस्थान में, एकमात्र राजा का ये संस्थान था जिन्होंने हमारे लोगों को 50% आरक्षण का ऐलान किया था। ये हैरान करने वाली बात है कि एक राजा इस विषय पर पहल कर रहा था और उसके पास इतनी दूरदृष्टि थी, इतनी समझदारी थी और इसलिए उसने इस आरक्षण को 2 जुलाई 1950 को लागू किया था। तो ये जानकारी हमारे लोगों को होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लोगों को इसकी जानकारी या अपने इतिहास की जानकारी नहीं होती है। जब उन्होंने ये ऐलान किया था तो सांगली में, जो कोल्हापुर को सटा हुआ जिला है अभी, वो पहले संस्थान था पटवर्धन का। पटवर्धन यानी ब्राह्मणों का संस्थान था और उस संस्थान से एक ब्राह्मण कोल्हापुर गया और कोल्हापुर जाने के बाद उन्होंने राजा को, छत्रपति शाहू महाराज को ये समझाया कि इससे आपका जो प्रशासन है वो कोलैप्स हो जाएगा और अकार्यक्षमता की वजह से ऐसा होगा, ये आपके संस्थान के लिए बहुत खतरनाक होगा। जब ये एक ब्राह्मण ने शाहू महाराज को ये बात समझाई तो शाहू महाराज ने उस ब्राह्मण को, जो वकील था, उसको लेकर गए जहां घोड़ों का तबेला था और वहां नौजवान और ताकतवर घोड़े अलग बांधे हुए थे और कमजोर घोड़े अलग बांधे हुए थे
और बीमार घोड़े भी अलग बांधे हुए थे और हरेक के मुंह को थैली लटकी हुई थी और उस थैली में चने लगे हुए थे। राजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि ये घोड़े के मुंह को लगे हुए थैली और चने एक साथ एक जगह उंडेल दिए जाए, और ऐसा ही उन लोगों ने किया। और फिर राजा ने कहा कि सारे घोड़े, जो ताकतवर घोड़े हैं, नौजवान घोड़े हैं, कमजोर घोड़े हैं और बीमार घोड़े हैं, उन लोगों को एक साथ छोड़ दिया जाए। तो ऐसे ही हुआ। इसका परिणाम था कि जो नौजवान और ताकतवर घोड़े थे वो दौड़ते हुए चने के पास आए और वो चने खाने लगे। उसके पीछे जो कमजोर घोड़े थे वो पीछे खड़े रहे, तो एक तरफ वो खाते थे और पीछे से उनको लात मारते थे। और कमजोर घोड़ों के भी पीछे बीमार घोड़े थे, वो तो केवल देखने का काम कर रहे थे, उनको अपने हिस्से का चना नहीं मिल रहा था। जब वो ताकतवर और नौजवान घोड़ों ने वो सारा चना खा लिया, तो राजा ने उस वकील को, जो ब्राह्मण था, उसको कहा अब ये जो कमजोर घोड़े हैं और बीमार घोड़े हैं उनको क्या किया जाए? उनको मरने दिया जाए? क्या उनको मरने दिया जाए या उनके हिस्से का चना उनको दिया जाए? वो वकील शर्मिंदा हो गया और शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। उसको लगा कि राजा अपनी बात बहुत तर्कसंगत तरीके से अमल कर रहे हैं और उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। जो सारे देश भर में आरक्षण का विरोध करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के लिए ये एक बहुत अहम उदाहरण है जिसको जानने और समझने की जरूरत है। दूसरी अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 1918 को साउथ बरो कमीशन भारत में आया, ये कांग्रेस के द्वारा ये मांग हो रही थी कि पॉपुलर गवर्नमेंट में, लोकप्रिय सरकार में भारतीय लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो अंग्रेजों ने उस पर गौर किया और प्रतिनिधित्व किस तरह से दिया जा सकता है उसके बारे में अभ्यास करके रिकमेंडेशन देने के लिए साउथ बरो कमीशन को कहा गया। जब साउथ बरो कमीशन भारत में आया तो छत्रपति शाहू महाराज ने भास्कर राव जाधव के द्वारा, जो उनके संस्थान में मराठा जाति के व्यक्ति थे और बहुत पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड व्यक्ति थे, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में वो गोल्ड मेडल में पास हो गए थे, तो उसको छत्रपति शाहू महाराज ने साउथ बरो कमीशन के पास भेजा और कहा कि मराठा और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए रिजर्वेशन की और प्रतिनिधित्व की मांग करो। तो वो गए और उसके साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर भी थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी 1918 को अपना रिटर्न मेमोरेंडम सबमिट किया। ये जो रिटर्न मेमोरेंडम उन्होंने सबमिट किया, उसमें उन्होंने जो ब्राह्मणेतर टर्मिनोलॉजी थी उसमें महत्वपूर्ण बदलाव किया। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर की उम्र केवल 27 साल की थी और महत्वपूर्ण रिप्रेजेंटेशन की बात का मेमोरेंडम वो सबमिट कर रहे थे और अपने लोगों को कैसे अधिकार मिले इसके बारे में बहुत सतर्कता से उन्होंने वो सारा का सारा लिखित मेमोरेंडम तैयार किया था। आज भी वो पढ़ने लायक है। 27 साल के उम्र के व्यक्ति के द्वारा इस तरह की गहरी बात वहां प्रेजेंट करना, यह अपने आप में बहुत गहरी बात थी। उसके बाद जब ये मांग की गई शाहू महाराज के कहने पर भास्कर राव जाधव और
बाबा साहब आम्बेडकर ने, तो उस समय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता बाल गंगाधर तिलक थे। उन्होंने कर्नाटक में आज है जो कोल्हापुर के लगा हुआ संस्थान के साथ लगी हुई तहसील है, अभी कर्नाटक में बॉर्डर में है, वहां वो गए। उस समय वो तहसील नहीं थी, वो वहां गए, पब्लिक मीटिंग लिया और पब्लिक मीटिंग में बाल गंगाधर तिलक ने कहा तेली, तंबोली और कुनभटो को संसद में जाकर, विधिमंडल में जाकर क्या हल चलाना है, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलाना है, तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना है, और कुनभटो को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस तरह से हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन के अधिकार का विरोध किया गया। इससे ये सिद्ध होता है कि तिलक के नेतृत्व में जो आजादी का आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन उनके आजादी का आंदोलन था और हमारे लोगों को उसमें रिप्रेजेंटेशन या अधिकार या स्वतंत्रता देने की बात शामिल नहीं थी। इससे ये बात सिद्ध होती है। 1919 को इस विरोध की वजह से फर्स्ट इंडिया एक्ट पास हुआ। उसमें शेड्यूल कास्ट उस समय नहीं कहा जाता था, बहिष्कृत या अनटचेबल शब्द बाबा साहब आम्बेडकर ने यूज किया था, और उन बहिष्कृत और अनटचेबल लोगों के लिए उस कानून में जो रिप्रेजेंटेशन की मांग संख्या के अनुपात में उन्होंने की थी, वो मानी नहीं गई। भास्करराव जाधव की भी बात को नहीं माना गया। तो केवल उन लोगों को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन का अधिकार बहाल किया गया जो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। जब 1919 के कानून के द्वारा भारत में विधिमंडलों का गठन हुआ और ये गठन होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर को बॉम्बे काउंसिल पर नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन के तौर पर नॉमिनेट किया गया, अनटचेबल लोगों का, बहिष्कृत लोगों का प्रतिनिधि के तौर पर। उसके बाद उन्होंने 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट का गठन किया 24 को। उसके बाद 1927 को उस संगठन के द्वारा उन्होंने चौदार तालाब पर आंदोलन किया और इस आंदोलन के बदौलत बहुत बड़े पैमाने पर बाबा साहब अम्बेडकर के इस आंदोलन का मामला आगे बढ़ने लगा। तो इसी दौरान 1928 को अंग्रेजों ने ये घोषित किया, जैसे उन्होंने 1919 के कानून में घोषित किया था कि हर 10 साल बाद इसकी समीक्षा होगी। तो 10 साल बाद समीक्षा करने के लिए जब उन्होंने ऐलान किया कि साइमन कमीशन भारत में जाकर जो हमने भारतीय लोगों को अधिकारों का पहला हफ्ता बहाल किया, उस हफ्ते का क्या परिणाम हुआ और लोगों ने उसका कैसे उपयोग किया, उस बात को ध्यान में रखते हुए आगे क्या करना होगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए रिकमेंडेशन देने के लिए साइमन कमीशन को कहा गया। और उसके साथ साथ अंग्रेजों ने यह भी घोषित किया कि 1919 को शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, जिन लोगों का दावा 1919 में माना नहीं गया, उन पर अभी विचार किया जाएगा। जब उन्होंने ऐसा ऐलान किया तो गांधी उस समय कांग्रेस के नेता हो गए थे, क्योंकि 1920 को बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था और गांधी जी कांग्रेस के नेता हो गए थे। और इस तरह से जब गांधी जी कांग्रेस के नेता हो गए तो गांधी जी ने जब वो नेता हो गए तो 1928 को साइमन के विरोध में साइमन चले जाओ का आंदोलन शुरू कर दिया, क्योंकि गांधी जी को ये लग रहा था कि आजादी का आंदोलन तो हम हमारे लिए कर रहे हैं, मगर
अनटचेबल, बहिष्कृत और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को अधिकार देने की साइमन कमीशन रिप्रेजेंटेशन देने की बात कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए साइमन कमीशन के विरोध में सारे देश भर में यह आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन इतना उग्र था कि लाहौर पाकिस्तान में लाला लाजपत राय की छाती पर लाठी पड़ने से लाला लाजपत राय की इस आंदोलन में मृत्यु हो गई। इसका मतलब ये है कि हमारे हक और अधिकार के लिए इतना ज्यादा उग्र आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। हमको ये पढ़ाया जाता है कि लाला लाजपत राय ने देश के आजादी के लिए प्राण दिया, मगर हम कहेंगे, अगर हमें इतिहास लिखने का अवसर मिला तो कहेंगे कि लाला लाजपत राय ने देश के आजादी के लिए नहीं, बल्कि बहिष्कृत, अनटचेबल और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए लाला जी शहीद नहीं हुए, बल्कि उन्होंने प्राण दिया। इतना उन लोगों ने हमारे हक और अधिकार का विरोध किया, ऐसे कहा जा सकता है। इस तरह से साथियों, हमारा इतिहास जो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को हक और अधिकार की बात है, रिजर्वेशन की बात है, उस संबंध में ये जानना समझ बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसलिए जब गांधी जी ने इसका विरोध किया तो अंग्रेजों ने कहा कि ये सरकारी कमीशन है, इसलिए इस पर प्राइवेट लोग नहीं लिए जा सकते, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि इस पर भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं लिया गया। अंग्रेजों ने गांधी जी को आश्वासन दिया कि इसके जो भी रिकमेंडेशन होंगे उस पर तभी फैसला होगा जब आप लोगों की राय ली जाएगी। ऐसा आश्वासन देने के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन पीछे ले लिया। उसके बाद में 1930 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ, तो बाबा साहब आम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए जो नासिक में कालाराम मंदिर का सत्याग्रह था उसको उन्होंने स्थगित किया और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने के लिए गए। उनको बुलाया गया था। जब वो वहां गए तो गांधी जी वहां नहीं थे, इसलिए उसका कार्य चलता रहा, मगर जल्दी ही उसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि उसमें गांधी जी के एब्सेंट में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, इसलिए वो जल्दी समाप्त किया गया। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों ने दोबारा गांधी जी को बुलाया। गांधी जी इस आशंका के साथ गए कि अगर इस बार मैं नहीं गया तो कहीं अंग्रेज लोग मेरे एब्सेंट में ही फैसला ना ले ले, इसलिए वो वहां चले गए। और जाने के बाद गांधी जी ने अनटचेबल लोगों के अधिकारों का विरोध किया, बहिष्कृत लोगों के अधिकारों का विरोध किया। बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने गांधी जी पर यकीन और विश्वास करते हुए गांधी जी को बैकवर्ड क्लासेस का मुद्दा उठाने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा, मगर उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया। तो इस तरह से बैकवर्ड क्लास के साथ धोखाधड़ी हुई गांधी जी के द्वारा, और इस तरह से गांधी जी ने जब विरोध किया तो बाबा साहब आम्बेडकर ने गांधी जी का वहीं पर विरोध किया। और जब बाबा साहब आम्बेडकर ने विरोध किया तो गांधी जी को ऐसे लगा कि गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा कि हम आजादी की मांग करने के लिए यहां आए हुए हैं, मगर हम आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो ये मीटिंग स्थगित किया जाए आज की, और भारतीय प्रतिनिधियों को आपस में सलाह मशवरा करने के लिए अवसर दिया जाए। तो अंग्रेजों ने ऐसा ही किया। रेमसे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ऐसा किया। रात में मौलाना शौकत अली को गांधी जी ने अपने यहां खाना खाने के लिए बुलाया
मुसलमानों को खुश करने के लिए जो खाना खिलाना जरूरी था वो खिलाया। खाना खिलाने के बाद गांधी जी ने प्लेन पेपर उनके सामने रखा और कहा कि आप जो इसमें लिखना चाहते हैं लिख लो, सारी मांगे हमें मंजूर है। तो मौलाना शौकत अली ने गांधी जी को कहा कि गांधी जी, इस रहमदिली के बदले में हम मुसलमानों को क्या करना होगा? तो गांधी जी ने मौलाना शौकत अली को कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो मांगे मानी है सेपरेट इलेक्टोरेट की, उसका आप लोगों को विरोध करना होगा। तो मौलाना शौकत अली ने गांधी जी को कहा कि हम किसी का विरोध नहीं कर सकते, हम अपने अधिकारों की बात करेंगे। मौलाना शौकत अली को बात समझ में आई कि गांधी जी अनटचेबल, बहिष्कृत और मुसलमानों के बीच में झगड़ा लगाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस चाल को विफल करने के लिए गांधी जी की बात मानने से इनकार कर दिया और वो सीधे बाबा साहब अम्बेडकर जहां रुके हुए थे वहां गए। जाने के बाद उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को कह दिया कि गांधी जी ने ऐसे प्रस्ताव रखा था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी के विरोध में बयान दिया कि गांधी जी हमारे लोगों के खिलाफ में इसी तरह का षड्यंत्र करते रहे तो हम लोग दुनिया के मंच पर गांधी जी को नंगा करेंगे, और इसलिए हमारा अनुरोध है गांधी जी को कि गांधी जी हमारे विरोध में षड्यंत्र करने से विरत रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये बयान बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां के पत्रकारों को सुनाया। दूसरे दिन अखबार में ये बात छपकर आई। गांधी जी ने भारत के आए हुए सभी प्रतिनिधियों को वार्ता करने के लिए मीटिंग स्थगित करवाई थी, मगर केवल मुसलमानों से वार्ता किया और षड्यंत्र करने की कोशिश की। उसके बाद गांधी जी ने किसी प्रतिनिधियों से वार्ता नहीं की, अनटचेबल और बहिष्कृत लोगों से वार्ता नहीं की। और दूसरे दिन जब मीटिंग शुरू हुई तो रैंक से पेक्टोडाल प्रधानमंत्री ने गांधी जी को पूछा, गांधी जी आप आपस में सलाह मशवरा करके आम राय बनाना चाहते थे, तो क्या आपका कंसेंसस आम राय बन गई है? तो गांधी ने कहा नहीं। तो इस तरह से फिर अंग्रेजों ने अपना फैसला सुना दिया कि एक लवाद मंडल नियुक्त किया जाएगा, विवाद करने वाले लोगों के मुद्दों पर लवाद अपना निर्णय देगा। ऐसा ऐलान करने के बाद मीटिंग बर्खास्त हो जाती है। उसके पहले गांधी जी उस पर साइन करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने उस पर साइन करने से इनकार कर दिया। 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड लवाद ने घोषित कर दिया और बाबा साहब अम्बेडकर की सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग मंजूर कर दी गई। ये भारत के 2-2.5 साल के इतिहास में जिन अछूतों को ब्राह्मणों ने गुलाम बनाकर रखा था, उन अछूतों को बाबा साहब अम्बेडकर 17 अगस्त 1932 को ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद करने में सफल हो गए थे, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था कि अब अछूतों के भविष्य का फैसला ब्राह्मण नहीं लेंगे, अछूतों के भविष्य का फैसला अछूत लेंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से मनवा लिया। परिणाम था अछूत 17 अगस्त 1932 को आजाद हो गए। गांधी जी 15 अगस्त 47 को आजाद हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर 15 साल पहले अछूतों को ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करने में कामयाब हो गए थे, क्योंकि ज्योतिराव फुले ये सोचते थे कि ब्राह्मणों के आजादी का आंदोलन चल रहा है, इससे केवल ब्राह्मण आजाद होंगे, शूद्र अति शूद्र आजाद नहीं होंगे, हमें अपनी आजादी अलग से हासिल करनी होगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अछूतों की आजादी हासिल की थी और उस आजादी को हासिल करने के बाद बैकवर्ड क्लास यानी वर्णा से स्तब्ध जो शूद्र है उसको आजाद करने के मुद्दों को
वो टेकअप कर सकते थे और अपने जो ब्राह्मणेतर आंदोलन है, जो सत्यशोधक आंदोलन है, उन लोगों को भी मदद कर सकते थे। ये ताकत होने के आधार पर मदद कर सकते थे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण थी। मगर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने जब इस मुद्दे पर गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने गांधी जी का साथ दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बैकवर्ड क्लास के लोगों को कहा कि आप अगर मेरा विरोध करते हैं, गांधी जी का समर्थन करते हैं, तो आप गांधी जी के सामने कोई प्रस्ताव रखो, अपनी मांगे रखो। मैं आपकी मांगों का समर्थन करता हूं, आप मेरी मांगों का समर्थन करो। मगर बैकवर्ड क्लास के लोगों ने अछूतों को जो अधिकार मिल गए थे उसके विरोध में गांधी जी का समर्थन किया और उसके बदले में गांधी जी से कुछ भी नहीं मांगा। ये जो बैकवर्ड क्लास के लोगों ने किया, ये बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हुआ। यदि उस समय बाबा साहब अम्बेडकर को याद आया होगा कि यदि छत्रपति शाहू महाराज जीवित होते तो निश्चित रूप से सही किस्म का फैसला ले सकते थे, और सही किस्म का फैसला लेने का मतलब ये था कि वो अछूतों के सेपरेट इलेक्टेड का समर्थन कर सकते थे और बैकवर्ड क्लासेस के लिए अलग से अधिकार हासिल करने का आंदोलन कर सकते थे। इसकी अंदरूनी तैयारी वो कर रहे थे। ये एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से छत्रपति शाहू महाराज की हत्या की गई। ऐसा एक गुप्त रिपोर्ट अंग्रेजों ने, भारत के अंग्रेजों ने लंदन को भेजा था और उसकी कॉपी अभी हमारे पास में है। हमने वो हासिल किया है और रिकॉर्ड हमारे पास है। इस सबूत के आधार पर यह बात हम आपको कह रहे हैं, क्योंकि बहुत कम उम्र में शाहू महाराज का अस्वाभाविक रूप से मृत्यु हुआ। जैसे शिवाजी महाराज का हुआ था, ऐसा ही षड्यंत्र उन्होंने उनके साथ किया। तो इस तरह से साथियों, ये सोचने और विचार करने की बात है, विचार करने जैसे बात है। बाद में गांधी जी ने जो आमरण अनशन किया, उस जबरदस्ती का वजह से 24 सितंबर 1932 को गांधी पूना पैक्ट थोपने में कामयाब हो गए। और जब वो पूना पैक्ट थोपने में कामयाब हो गए तो पूना पैक्ट में जॉइंट इलेक्टेड दे दिया गया। जॉइंट इलेक्टेड 1935 के कानून के तहत लागू हुआ। 37 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चुनाव हुआ और उसमें गांधी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को वादा किया था कि ये अनटचेबल लोगों की सीटें है जॉइंट इलेक्टोरेट। ये जॉइंट इलेक्टोरेट जो है इसमें कांग्रेस हस्तक्षेप नहीं करेगी। मगर गांधी जी ने 37 के चुनाव में ये हस्तक्षेप किया और वादा नहीं निभाया। बाबा साहब अम्बेडकर को समझ में आया कि गांधी एक षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं। इससे ये बात सिद्ध होती है। आज हैरान करने वाली बात है, 2014 के चुनाव में 76 लोकसभा की सीटें, 283 सीटें बीजेपी की चुनकर आई थी। उसमें 76 सीटें बीजेपी की चुनकर आई थी। अगर ये माइनस कर दिया जाए तो बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट नहीं बन सकती थी। ये बात इस उदाहरण से सिद्ध होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि जो मरा हुआ गांधी है वो गांधी आरएसएस को मजबूत करने का काम कर रहा है जॉइंट इलेक्टेड के द्वारा। ये बात सिद्ध होती है। ये बात बहुत सारे लोगों को और तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जानने की, समझने की जरूरत है। और एक महत्वपूर्ण बात है, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने यह सोचा कि जॉइंट इलेक्टेड से, उनका ये मानना था कि जॉइंट इलेक्टेड से उन्होंने ये कहा है, लिख के रखा, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव अडन टू अनटचेबल में उन्होंने ये लिख के रखा और उसमें उन्होंने कहा कि इससे स्टूज, टूल और एजेंट पैदा होते हैं।
एजेंट का मतलब है दलाल और बड़वे, टूल का मतलब है औजार जो उनके ही खिलाफ उनके ही लोगों का इस्तेमाल किया जा सकता है, और स्टूज का मतलब है पिट्ठू, पिछलग्गू, चमचा। तो इस तरह से ये बाबा साहब आम्बेडकर का कहना है, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल, और गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल के अलावा स्टेट्स एंड माइनॉरिटी जो उन्होंने संविधान सभा को सुपुर्द किया था, ये दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जिसके आधार पर यह बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं। कोई काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। तो तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को यह इतिहास जानने और समझने की जरूरत है। और इस तरह से उसके बाद बाबा साहब आम्बेडकर ने 19 जुलाई 1942 को नागपुर में सारे देश के बहिष्कृत और अनटचेबल लोगों का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया। सारे देश के लगभग 75,000 लोग, जिसमें 25,000 महिलाएं उपस्थित थी, ऐसा इतना विशाल अधिवेशन नागपुर में लिया। जब इतना विशाल अधिवेशन लिया तो इस अधिवेशन चल ही रहा था, तो अंग्रेजों ने वाइसराय काउंसिल पर बाबा साहब आम्बेडकर को लेबर मिनिस्टर के तौर पर नॉमिनेट किया, और उनके साथ साथ लेबर मिनिस्ट्री के साथ साथ उन्होंने सिंचाई विभाग दिया, बिजली विभाग दिया, CPWD का विभाग दिया, जिसके तहत सारे देश भर में रोड और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने का काम किया जाता था। 4 मंत्रालय का कार्यभार बाबा साहब आम्बेडकर को दिया गया। ये देखकर गांधी जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि जिस आम्बेडकर को मैंने 1932 को पराजित किया था, वो आम्बेडकर पूरे शक्ति के साथ दोबारा ताकतवर बनकर उभर कर आ गए। जब बाबा साहब आम्बेडकर को उन्होंने इतना ताकतवर होते हुए देखा, तो उनको लगा कि अंग्रेज लोग इसी तरह से शूद्र और अतिशूद्रों को अधिकार देकर ताकतवर बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। तो इसलिए जल्दी से जल्दी अंग्रेजों को भगाना होगा, और अगर मैं अहिंसा के आधार पर अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन करता हूं, तो अंग्रेजों के नाक पर बैठी हुई मक्खी भी उड़ने वाली नहीं है। इसलिए मुझे अहिंसा का त्याग करना होगा और हिंसा का सहारा लेना होगा। ये गांधी जी ने सोचा, और सोचकर 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान पर जो कांग्रेस के महासमिति की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में गांधी जी ने क्विट इंडिया आंदोलन शुरू कर दिया, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया, और उसमें स्लोगन दिया, डू और डाई, करो या मरो। गांधी जी ने हिंसा करने का आदेश दिया। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने जनता नाम के अखबार में एक आर्टिकल लिखा, उसका टाइटल था अच्छा हुआ, मराठी में लिखा था बरे झाले महात्मा मेरा आणि माणूस शिल्लक राहिला। उसका ट्रांसलेशन हिंदी में ये है, अच्छा हुआ महात्मा मर गया और इंसान बचा रहा। इसका मतलब ये है, अहिंसा कहते कहते गांधी जी महात्मा हो गए थे, मगर अभी उन्होंने अहिंसा का त्याग कर दिया और हिंसा स्वीकार किया, हिंसा करना स्वीकार किया। तो अच्छा हुआ महात्मा मर गया और आदमी बचा रहा, और इस आदमी ने हिंसा करने का ऐलान किया। तो राष्ट्रव्यापी हिंसा हुई। अंग्रेजों ने राष्ट्रव्यापी जब हिंसा हुई तो गांधी जी को अरेस्ट किया गया और कांग्रेस के नेताओं को अरेस्ट किया गया, और इस तरह से हिंसा किया गया। तो अरेस्ट किया गया, जेल में डाल दिया गया। जेल से अंग्रेजों ने गांधी जी ने जेल से अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी कि आप हमें आजादी देने की बात कर रहे थे, तो क्या हुआ? तो लॉर्ड वेवेल ने गांधी जी के लेटर का जवाब दिया और कहा
कि हम देने के लिए तैयार हैं, मगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और जो माइनॉरिटी के लोग हैं, क्या आप उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, संवैधानिक सुरक्षा कवच संविधान में देने के लिए तैयार हैं? तो गांधी जी ने लिखित जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। तो ये बिल्कुल नहीं वाले जो सारा पत्र व्यवहार था, लॉर्ड वेवेल जो उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने वो सारा पत्र व्यवहार अखबार वालों को दे दिया। इसके परिणाम स्वरूप बैरिस्टर जीना को मालूम हो गया कि गांधी जी हम लोगों को, मुसलमानों को कुछ नहीं देना चाहते, माइनॉरिटी को कुछ नहीं देना चाहते, और इतना ही नहीं, वो इनको भी कुछ नहीं देना चाहते, बहिष्कृत और अनटचेबल लोगों को भी कुछ नहीं देना चाहते। ये बाबा साहब अम्बेडकर को भी मालूम हो गया। तो लॉर्ड वेवेल ने रेडियो पर अपना स्पीच दिया और कहा कि जब हम भारत छोड़कर जाएंगे तो हिंदुओं को और मुसलमानों को, माइनॉरिटी को, और उसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को अलग से अधिकार देकर जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देकर जाएंगे। ये उन्होंने ऐलान किया था और वो रेडियो का स्पीच का रेफरेंस बाबा साहब अम्बेडकर ने वर्ल्ड गांधीयन कांग्रेस ऑफ डन टू अनटचेबल में दिया हुआ है। ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के आधार पर सारी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उसके बाद 1943 को 8.33% रिजर्वेशन बाबा साहब अम्बेडकर ने सेंट्रल सर्विसेज में सारे देश भर में लागू किया। ये जो 8.33% 43 में लागू किया, इसी के तहत KR नारायणन केरला से IFS हो गए थे, जो बाद में राष्ट्रपति हो गए भारत के। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण बातें बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के द्वारा दिखाई देती है। आगे महत्वपूर्ण घटनाक्रम दिखाई देता है। क्रिप्स मिशन आता है, वो फेल हो जाता है। चर्चिल लंदन में प्रधानमंत्री है, वो क्रिप्स फेल हो जाता है। उसके बाद क्रिप्स के साथ डायलॉग करने के लिए कांग्रेस के नेताओं को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में अंग्रेज लोग अपने लेवल पर एक निर्णय लेते हैं कि 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाता है। वो इंटरिम गवर्नमेंट में कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया जाता है और लियाकत अली को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता है, और अनटचेबल लोगों के तरफ से जगजीवन राम को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, और बाबा साहब अम्बेडकर को प्रतिनिधित्व देने से इनकार कर दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा। और इस तरह से साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जब बाबा साहब अम्बेडकर ये सारा प्रयास कर रहे थे और हमारे लोगों को हक और अधिकार देने की बात कर रहे थे, तो उसको सैबोटेज करने के लिए, कमजोर करने के लिए कांग्रेस के ब्राह्मणों ने जगजीवन राम का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। ये हिस्टोरिकल फैक्ट मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं। ये सारा डॉक्यूमेंट्री है, इसे समझने की जरूरत है। और लोग अभी समझ रहे हैं इस बात को कि ये बाबा साहब अम्बेडकर को सैबोटेज करने के लिए जगजीवन राम का इस्तेमाल किया गया था। साथियों, उसके बाद जब चुनाव घोषित हुआ और चुनाव घोषित होने के बाद संविधान सभा के लिए चुनाव घोषित किया गया, इंटरिम गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में थी। जब चुनाव घोषित किया गया तो चुनाव घोषित होने के बाद बंगाल के बैरिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल ने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में चुनकर जाने के लिए बंगाल में बुलाया।
और बंगाल से बाबा साहब आम्बेडकर चुनकर गए। जब वो वहां से चुनकर गए तो गांधी जी को बहुत गुस्सा आया कि एक अकेला आदमी डॉक्टर आम्बेडकर संविधान सभा में हमारे मंसूबों पर पानी फेर सकता है, और इस वजह से ये एक बहुत बड़ा खतरा उन्होंने देखा, और इस खतरों को खत्म करने के लिए गांधी जी ने अपनी योजना बनाने का प्लान बनाया। उन्होंने नेहरू और पटेल को, लॉर्ड वेवेल को जाने के बाद माउंटबेटन जब गवर्नर जनरल बनकर आए तो गवर्नर जनरल को जाके मिले और कहा कि हम लोग, आप जो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं वो उसके लिए हमारा समर्थन है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ और जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का प्रस्ताव रखा। उसमें SC ST और OBC के लिए रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने क्यों किया? क्योंकि वो मुसलमानों के तरफ से जो बातें हो रही थी वो बहुत अहम बात थी, उसको जानने और समझने की जरूरत है कि बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा ये जो बातें, ये जो लड़ाई, ये जो संघर्ष किया जा रहा था, वो संघर्ष अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब मुसलमानों का अलग से देश मांगने का आंदोलन शुरू हुआ बड़े पैमाने पर, और जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन करने का प्लान बनाया, तो गांधी और नेहरू ने सोचा कि यदि हम वैश्य और ब्राह्मण मिलकर संगठित मुसलमानों का विरोध करते हैं तो हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। संगठित मुसलमानों का विरोध करने के लिए हमें बैकवर्ड क्लासेस को कांग्रेस के साथ रखना होगा, और कांग्रेस के साथ रखने के लिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये प्रस्ताव इसी वजह से नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में दिया। उसके बाद में जब नेहरू और पटेल माउंटबेटन को जाकर मिले और कहा कि हम पाकिस्तान बनाने के लिए राजी है, जब दूसरे दिन अखबार में खबर छपी तो ये सारी योजना गांधी जी ने बनाकर दी थी। तो दूसरे दिन जब अखबार में खबर छपी तो गांधी जी ने ऐलान किया कि मैं अपने शरीर के टुकड़े हो सकते हैं, मेरे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं, मगर भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा। ऐसा ऐलान गांधी जी ने किया। जब ऐसा ऐलान किया तो माउंटबेटन ने नेहरू को बुलाया और पूछा कि नेहरू जी, आप लोग जब मिलकर आए थे तो क्या गांधी जी से सहमति लेकर नहीं आए थे? तो नेहरू ने कहा कि वो जाने दीजिए, ये जो गांधी जी का विरोध है, ये गांधी जी के विरोध को आपको समझना होगा और गांधी जी की भी सहमति हासिल करनी होगी। तो माउंटबेटन ने जवाहरलाल को पूछा कि कैसे सहमति हासिल कर सकते हैं, कि कहा वार्ता कर लो। माउंटबेटन ने गांधी जी को लेटर लिखा। लेटर मिलते ही गांधी जी ने मौलाना आजाद को बुलाया और कहा कि ऐसा लेटर आया है और उस लेटर के तहत मुझे बुलावा आया है। यदि मैं पाकिस्तान बनाने का विरोध करूं तो मौलाना आजाद जी आप किसका साथ दोगे? मौलाना आजाद ने कहा कि मैं आपका साथ दूंगा। जब
मौलाना ने गांधी जी का साथ देने का वादा किया तो गांधी जी अकेले ही मिलने के लिए, माउंटबेटन को मिलने के लिए वर्तमान राष्ट्रपति भवन में गए। जाने के बाद दो ही व्यक्ति थे, वहां एयर कंडीशन लगा हुआ था, तो गांधी जी के कमर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था, तो उनको थोड़ी देर में ठंडी लग गई। माउंटबेटन की बीवी आई, उन्होंने गरम शाल गांधी जी को लपेट दी। वो लपेटा हुआ फोटो मेरे पास अभी भी अवेलेबल है। गांधी जी और माउंटबेटन दो ही लोग चर्चा करने के लिए थे, कोई तीसरा आदमी नहीं था। इसलिए दोनों के बीच में क्या वार्ता हुई इसका कोई पता नहीं चला। जब वार्ता समाप्त होने के बाद गांधी जी बाहर आए तो मौलाना आजाद ईगरली यानी उत्सुकता से गांधी जी की राह देख रहे थे। आते ही गांधी जी को पूछा, गांधी जी क्या हुआ? तो गांधी जी ने मौलाना आजाद को निर्विकार भाव से जवाब दिया कि मैं पाकिस्तान बनाने को सहमति देकर आ रहा हूं। यह सुनकर मौलाना आजाद को चक्कर आया। ये बात इंडिया विंस फ्रीडम में मौलाना आजाद ने लिख कर रखी। मौलाना आजाद को लगा कि कैसे अजीब आदमी है, मेरी सहमति लेकर गया कि मैं भारत का विभाजन का विरोध, पाकिस्तान बनाने का विरोध करूंगा, तो आप किसका साथ दोगे? मैंने साथ देने का वादा किया, फिर भी पाकिस्तान का समर्थन करके गांधी जी वापस आ गए। जब ये उन्होंने सुना तो उनको चक्कर आया। ये उन्होंने लिख कर रखा इंडिया विंस फ्रीडम में। और बाद में इंडिया विंस फ्रीडम के जो 30 पेज है, जो भारत के टुकड़े करने की जो साजिश गांधी और नेहरू के द्वारा हुई, उसके बारे में मौलाना आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम में बहुत कुछ लिखा और कहा कि ये 30 पेज मेरे मृत्यु के 30 साल बाद इसको दोबारा छाप देना। बाद में जब छापने का समय आया तो कांग्रेस के लोग सतर्क थे। उन्होंने मौलाना आजाद के रिश्तेदारों को साथ में लेकर वो 30 पेज रफा दफा कर दिए, मगर पता चला कि वो 30 पेज पाकिस्तान में भी उपलब्ध थे। वो सारा षड्यंत्र उसके अंदर दिया हुआ है। तो इस तरह से साथियों, ये एक महत्वपूर्ण बात है जो गांधी जी के संबंध में बताया जाना और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जानना और समझना बहुत जरूरी है।